पशुपालन और खेतीबाड़ी के लेकर आभूषण एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। कहा जाता है कि मानव रूपी जीवन की शुरुआत पशुओं से हुई। प्राचीन काल से लेकर आज तक क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं, लेकिन हाँ, सब कुछ विकसित ज़रूर हुआ है। और हमारी प्रकृति ने हमें इतने खजाने दिए हैं कि अगर हम उन्हें टटोल कर अपनी विकास की डोर को सशक्त बनाना चाहें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उससे पिछाड़ नहीं सकती। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों की भी लगातार यही कोशिश रहती है कि कैसे प्रकृति के दिए गए वरदानों को सशक्त भारत का एक हिस्सा बनाया जा सके। आज हम जानेंगे ऐसे ही कृषि वैज्ञानिकों की कुछ नई खोजों के बारे में। क्या कुछ वो है बताएंगे आपको, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं खबरें खेती की। महाराष्ट्र में कृषि राहत पैकेज की घोषणा। धान और चने की जलवायु अनुकूल किस्में, आलू अपशिष्ट से पशुओं के लिए चारा और करेला और लौकी की नई किस्में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद राशिद और अब खबरें विस्तार से। ओलावृष्टि से प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें जल्द ही आर्थिक मदद प्राप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। सरकार पहली किस्त के रूप में 260 करोड़ रुपए जारी कर रही है। असिंचित भूमि के लिए 10,000 और सिंचित भूमि के लिए सहायता की राशि 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर रखी गई है। बागवानी फसलों के लिए 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जाएगी। सरकार फसल ऋण के ब्याज और बिजली के बिल माफ करने के लिए 268 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इसी के तहत धान और चने की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान और चने की जलवायु अनुकूल 2 किस्में जारी की हैं। धान की किस्म पूसा 1612 को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में खेती के लिए अनुकूल पाया गया है। इससे 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसकी फसल 120 दिनों में तैयार होती है। वहीं दिल्ली के सिंचित क्षेत्रों में खेती के लिए अनुकूल चने की 2 किस्में जारी की गई हैं। काबली चने की किस्म पूसा 2085 से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। दूसरी किस्म पूसा ग्रीन 112 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसके बीज गहरे हरे रंग के होते हैं। यह किस्म फ्यूजेरियम मुरझान और सूखा रोग के प्रतिरोधी भी हैं। आलू उत्पादकों के पास अब फसल से दोहरा लाभ प्राप्त करने का अवसर है। ये लाभ प्रसंस्करण के दौरान बचे आलू के अपशिष्ट से प्राप्त होगा। लुधियाना स्थित सिफेट संस्थान के वैज्ञानिकों ने आलू के अपशिष्ट से चारा बनाने की तकनीक विकसित की है। प्रसंस्करण के बाद आलू से छिलका, गूदा, चिप्स व कतरन के रूप में करीब 15% अपशिष्ट प्राप्त होता है। चारा बनाने के लिए अपशिष्ट में मक्का, बाजरा, धान का कनी, खनिज मिश्रण आदि मिलाया जाता है। इस मिश्रण में आलू अपशिष्ट की मात्रा 30% तक रखी जाती है। बाजार में उपलब्ध चारा की तुलना में यह सस्ता पड़ता है। किसान और उद्यमी भाई संयंत्र लगाकर इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने करेला और लौकी की अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्में जारी की हैं। किसान भाई इनकी खेती कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेतृत्व में करेला और लौकी की नई किस्में जारी की गई हैं। करेले की किस्म पूसा औषधि सिलेक्शन 1 को राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में उगाने के लिए अनुकूल पाया गया है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बसंत ऋतु में बोने के लिए अनुकूल यह किस्म 50 दिन में फलने लगती है। इससे औसतन 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। वहीं लौकी की जारी की गई किस्म अनुराग एक संकर है। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब में बोने के लिए अनुकूल पाया गया है। जल्दी तैयार होने वाली इस संकर की लताएं चमकदार हरी होती हैं और समान रूप से लगातार फल देती हैं। धीरे धीरे जाड़े की विदाई मौसम को खुशनुमा बना रही है। ये मौसम किसानों के लिए मददगार भी है। तो किसान भाइयों, अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है।
अगले 48 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और आइए अब देखते हैं देश की विभिन्न कृषि मंडियों में जिंसों के भाव, जिससे आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें। शुरुआत करते हैं देश के विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान कासडोल छत्तीसगढ़ की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1310 से अधिकतम मूल्य 1345 रुपए प्रति क्विंटल, लोहरदगा झारखंड में 1200 से 1400 रुपए और कोटा राजस्थान में 2501 से 3888 रुपए प्रति क्विंटल। चावल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में 3300 से अधिकतम 3500 रुपए, डाल्टनगंज झारखंड की मंडी में 2400 से 2500 रुपए और बारगढ़ ओडिशा की मंडी में 2200 से 2300 रुपए। सरसों तेल का मूल्य लोहरदगा झारखंड की मंडी में रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 12,000 रुपए, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की मंडी में 7,400 से 7,600 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 9,600 से 9,666 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर का मूल्य सरायकेला झारखंड की मंडी में रहा 6,100 से 6,400 रुपए, गोंडा उत्तर प्रदेश की मंडी में 4,350 से 4,400 रुपए और देहरादून उत्तराखंड की मंडी में 5,230 से 5,980 रुपए प्रति क्विंटल। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अंगूर का मूल्य नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में रहा न्यूनतम 3,200 से अधिकतम 4,500 रुपए, गढ़शंकर पंजाब की मंडी में 3,600 से 4,200 रुपए, फैजाबाद उत्तर प्रदेश की मंडी में 4,070 से 4,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केले का मूल्य गुड़गांव हरियाणा की मंडी में रहा न्यूनतम 1,500 से अधिकतम 2,400 रुपए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2,500 से 2,800 रुपए और पलाक्काड़ केरल की मंडी में 2,500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। भिंडी का मूल्य सूरत गुजरात की मंडी में रहा 2,250 से अधिकतम 3,250 रुपए, संबलपुर ओडिशा की मंडी में 3,500 से 4,000 रुपए और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 4,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। फूल गोभी का मूल्य सूरत गुजरात की मंडी में रहा न्यूनतम 700 से अधिकतम 1,300 रुपए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 600 से 900 रुपए और लोहरदगा झारखंड की मंडी में 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लाल मिर्च का मूल्य लोहरदगा झारखंड की मंडी में न्यूनतम 9,000 से अधिकतम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, पलाक्काड़ केरल की मंडी में 7,500 से 8,000 रुपए और कोविलपट्टी की मंडी में 5,700 से अधिकतम 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन का मूल्य नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, कुल्लू हिमाचल प्रदेश की मंडी में 6,000 से अधिकतम 7,000 रुपए और बठिंडा पंजाब की मंडी में 1,900 से 2,100 रुपए प्रति क्विंटल। और अदरक का मूल्य नारनौल हरियाणा की मंडी में रहा 3,500 से 4,000 रुपए, वहीं समाना पंजाब की मंडी में 7,000 से अधिकतम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, आज के कृषि संबंधी समाचार यहीं पे संपन्न होते हैं। खेती संबंधी उपयोगी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
जब हम छोटे थे तो बात बात पे हमें समझाया जाता था, बताया जाता था कि दूध पीना हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा लाभदायक है। धीरे धीरे हम बड़े हो गए, कोई टोकने वाला नहीं रहा और हम लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब हमें किसी को सलाह देनी होती है या फिर बच्चों को उनकी ग्रोथ के बारे में समझाना होता है तो हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि दूध ज़रूर पीना चाहिए। इसका कारण यही है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं या फिर हम इस दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम दूध की महत्ता को, उसकी गुणवत्ता को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने भैंसों में नस्ल सुधार की कुछ नई तकनीकों का इजाद किया है, क्योंकि अगर भैंसों की नस्ल अच्छी होगी तो दूध का उत्पादन अच्छा होगा और उसकी गुणवत्ता से हमारा ये भारत सशक्त भारत ही नहीं बल्कि सेहतमंद भारत भी बनेगा। क्या कुछ है वो तकनीकें जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद की हैं भैंसों में नस्ल सुधार के लिए? आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश भारत जो है पूरे विश्व में पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में, और लगातार हम दूध उत्पादन करते जा रहे हैं। उसका श्रेय जाता है नस्ल सुधार का, यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नई नई नस्लें निकाली हैं और ख़ासकर हमारे पशुपालक भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। किस तरह की नस्ल सुधार किया जा सकता है, कौन कौन सी अच्छी नई प्रजातियाँ जातियाँ हमारी पशुओं की हैं, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। और ख़ासकर दूध उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए नस्ल सुधार का होना ज़रूरी है, तो किस तरह हमारे किसान भाई खुद भी नस्ल सुधार सकते हैं और आपकी भी सहायता ले सकते हैं? भैंसों के बारे में किसान भाइयों को मैं एक ही जानकारी देना चाहूँगा कि भारत के पास विश्व का सर्वोत्तम जो भैंसों की संपदा है वो भारत के पास है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके दूध में जो फैट है वो भैंसों से 2 गुना करीब होती है। दूसरे, इसके दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है जो गाय के दूध में ज़्यादा है, इसलिए ये एक इसका अलग से विशेष महत्व है भैंस के दूध का। जहाँ तक बात आती है कि हमारे पास जनीन भैंसों की संपदा, मैं कहता हूँ आनुवांशिक संपदा और विभिन्न नस्लें, तो भैंसों की हमारे पास करीब 13 नस्लें हैं जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जिनको पंजीकृत किया गया है। और ये 13 की 13 जो नस्लें हैं ये बहुत ही अच्छी किस्म की नस्लें हैं, विश्व की सबसे अच्छी नस्ल ये हैं। इसके अलावा अलग अलग देश के अलग अलग भागों में करीब 16-17 ऐसी भैंसों की संख्या है, एक समूह है जो वो भी एक अलग तरह के अपने लक्षण, अपना जो उनको उत्पादन जो करते हैं, जिस तरह का मैनेजमेंट करते हैं उसमें वो अपने को ढाले हुए हैं वहाँ की वातावरण की परिस्थिति में। और जो उस विस्तार में जिस तरह उनका सहयोग किसानों को मिल रहा खेती कार्य में, दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन के लिए, उसमें वो उल्लेखनीय उनका योगदान है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास भैंसें हैं वो विश्व की सबसे अच्छी नस्ल हमारे पास है। मैं बताऊंगा कि आपको दूध उत्पादन में मुर्रा नस्ल बहुत ही अच्छी नस्ल है जो कि सर्वोत्तम पूरे विश्व में ये नस्ल है और भारत से करीब करीब काफ़ी देशों ने ये भैंस यहाँ से लेके गए हैं। इसके अलावा नीली रवि जो भैंसें हैं वो पंजाब प्रदेश में पाई जाती है, उसके अंदर भी दूध उत्पादन क्षमता और मांस उत्पादन दोनों के बहुत ही अच्छे गुण हैं। इसके अलावा एक भैंस अभी कुछ साल पहले गुजरात कच्छ में से उसका पंजीकृत की गई है, उसको बन्नी भैंस बोलते हैं। बन्नी भैंस, उसका भी दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नस्ल है। इसी प्रकार जो गुजरात में एक महसाना नस्ल है उसका दूध उत्पादन के ध्यान से देखा जाए बहुत अच्छी नस्ल है।
दूसरे एक गुजरात में जो सौराष्ट्र रीजन में एक भैंस पाई जाती है, उसको जाफराबादी दूध उत्पादन, वसा का प्रतिशत दूध में और मांस उत्पादन के लिए उसका जो बॉडी साइज है वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है मांस उत्पादन के लिए तो वो विश्व का सबसे अच्छा नस्ल है। अब एक चीज़ होती है कि हमको आने वाली जो ये भैंसों की जो हमारे पास नस्लें हमको जो मिली हैं अपने पूर्वजों से, अब ये है कि इनकी दूध उत्पादन क्षमता को हमको बढ़ाना है। और दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमको ऐसे प्रयास करने होंगे जो सरकार की अलग अलग संस्थाओं से चल भी रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो कटड़े हैं, उनके अंदर दूध उत्पादन के गुण बहुत अच्छे होने चाहिए। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है भैंस में दूध उत्पादन क्षमता या सुधार कार्यक्रम के लिए कि हमारे पास करीब जो 2012 का जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसमें करीब 112 मिलियन भैंसें हैं भारत में, और उसमें से करीब 64-65 मिलियन भैंसें हैं जो प्रजनन योग्य और दूध उत्पादन के स्तर पर पहुंची हुई। तो इतनी बड़ी संख्या में भैंसों को उनके लिए जो प्रजनन के लिए जो सांड है, सांडों की जो बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे पास इतनी 60-65 मिलियन भैंसों के संवर्धन के लिए अच्छे किस्म के सांडों की बहुत ही कमी है। इसके लिए जो हमारी संस्था है, ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संशोधन संस्थान है ये भैंसों की CIRB, इसका एक वही कार्यक्रम है कि यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी भैंसें रखी हुई हैं जिनके अंदर दूध उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो उन भैंसों से हम अच्छे कटड़े पैदा करते हैं। उन कटड़ों का हम जैसे ही पैदा होता है तभी से उनका वजन के हिसाब से, फिर उसकी जो माँ का दूध उत्पादन है, दूसरे उसकी जो उस पीढ़ी में और भैंसें हैं उनका वो देखते हैं कि दूध उत्पादन कितना है। उस दूध उत्पादन के हिसाब से हम शुरू में ही उस कटड़े का चयन करते हैं। फिर 6 महीने पे, फिर साल भर में अलग अलग बीमारियों से उसकी टेस्टिंग करके उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, फिर उसका हम चयन करते हैं। चयन करने के बाद उसका फिर कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसकी डोज बनाई जाती है। तो उसका ये है कि जब हम कृत्रिम गर्भाधान से उसको संवर्धन में यूज करेंगे तो उसमें एक सांड से हमको करीब अगर हम उसका औसत निकालें 10-12 हज़ार डोज हमारी एक साल में तैयार हो जाए। 10-12 हज़ार डोज तैयार, बल्कि 20-25 हज़ार तक भी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने जब 10-15 हज़ार डोज तैयार होती है। तो इतनी बड़ी संख्या हमको डोज मिलने से जो हमारे पास जो भैंसों की संख्या है उनको कृत्रिम गर्भाधान से अच्छे सांडों की डोज देने के लिए, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये एक हमारा मुख्य कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर हमको अच्छे किस्म के सांड के चयन के लिए एक दूसरा जो है कि उनके पूर्वजों के, उनकी माँ के दूध उत्पादन के आधार पे हम पसंद करते हैं। फिर उसका जो हम परीक्षण करते हैं, असली परीक्षण करते हैं कि सांड की जो कटड़ियाँ हैं, कटड़ियों का दूध उत्पादन कितना रहेगा। उसके लिए हम जो सांड हैं उसमें एक हम संतति परीक्षण हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत वही करते हैं कि जो सांड का है उसका हम उसकी कटड़ियों के पहले ब्यात के दूध उत्पादन के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। अब जो भी उनमें श्रेष्ठ सांड होते हैं उनका हम चयन करके 10%, 2 या 3 हमको जिनको प्रोजेनी टेस्टेड बुल बोलते हैं, तो उनका हम चयन करते हैं। उन प्रोजेनी टेस्टेड जो बुल हैं जो चयन किए हैं, उनकी कटड़ी हैं, उनकी दूध उत्पादन के आधार पर उनको फिर हम अच्छी भैंसों में उनका संवर्धन करके फिर उनसे कटड़े जो पैदा होते हैं उनको फिर मूल्यांकन करके ये हम एक साइकिल रिपीट करते हैं। तो क्योंकि यही एक रास्ता है कि आने वाली पीढ़ी में दूध बढ़ाने के लिए, दूध उसकी अनुवांशिक क्षमता में सुधार के लिए, उसके गुणों में सुधार के लिए कि हम जितना अच्छे से अच्छा किस्म का सांड हम उपयोग में लाएंगे उतनी ही अच्छी हमको कटड़ी और उसके बच्चे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो प्रक्रिया आपने बताई ये तो आपके संस्थान की है, लेकिन जो हमारे पशुपालक हैं वो किस तरह नस्ल सुधार में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? पशु सुधार कार्यक्रम में भैंसों के सुधार के लिए किसानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक ये हुआ है कि जो भी प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं से, ये नहीं कि हम ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से, फिर राज्य सरकार की ओर से जो उनका पशुपालन विभाग है उनकी तरफ से, अलग अलग राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विद्यालय हैं, वो सभी मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो हमको किसानों की जो भागीदारी है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि हम जो सांड का जो चयन करते हैं उसका जो मूल्यांकन होता है वो उसकी दूध उत्पादन की क्षमता उसकी कटड़ियों में
कितनी हैं उनको हम विश्लेषण करके तब उनका अंतिम उनका चयन होता है। लेकिन जो उनके दूध उत्पादन संबंधी आंकड़े हैं, प्रजनन संबंधी जो उनकी भैंसों के आंकड़े हैं, इससे जो संबंधित जो भी रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग जो गांव में किसान भाई हैं उनके पशुओं में जो करनी है, तो उसमें किसानों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ किसान कम से कम इस मामले में जो भी हमको उनके उत्पादन संबंधी जो डाटा जो रिकॉर्डिंग करनी है वो उसमें सहयोग करें, योगदान दें, क्योंकि उनके इस योगदान के बगैर हम मूल्यांकन वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और अगर इसमें वो भागीदारी करते हैं और उससे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसी के आधार पर अच्छे सांडों की पसंदगी होगी, उनका चयन होगा। फिर उनको कृत्रिम गर्भाधान से और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो अच्छे सांडों को प्राकृतिक संवर्धन के लिए भी गांव में जहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। तो जब अच्छे सांड इस तरह से हम चयन करेंगे, पसंद करेंगे, जब उनको संवर्धन में उपयोग होगा तो आने वाली जो कटड़ी हैं, जो अगली संतान है, उसमें वो अच्छे दूध उत्पादन के गुण होंगे, लक्षण होंगे, नस्ल के भी लक्षण होंगे और निश्चित ही अच्छा सुधार होगा। डॉक्टर साहब, आपने खासकर हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपका सहयोग तो है ही है, लेकिन हमारे किसान भाई भी इस तरह के सहयोग देते रहेंगे और अपने दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि करते रहेंगे और नस्ल सुधार के लिए भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज का हमारा आपका साथ यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो सीख हमें बचपन में मिली है, बड़े होते होते हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। दूध पीना हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बड़े होते होते कहीं ना कहीं हम उस सलाह को या फिर उस महत्ता को अपने जीवन से हटा देते हैं। तो आज से ही आप सभी लोग दूध पीना ज़रूर शुरू कीजिए। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।